नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी, आपका सबसे भरोसेमंद साथी, और आप इस वक्त देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया। और वक्त हो गया आपके फेवरेट शो खबरों की खबर का, रात के 10 जो बजने वाले हैं। आज हम खास तौर पर ये एडिशन आपके लिए लेकर आ रहे हैं पटना से। बिहार का चुनावी कवरेज में कर रहा हूं। इस दौरान मैं कई जगह घूमा, आज फिलहाल लौट कर अभी पटना पहुंचा हूं। तो आज की बड़ी स्टोरीज क्या हैं, पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं और फिर विस्तार से बात करते हैं। तो पहली स्टोरी, आज बिहार के दरभंगा जिले के जाली विधानसभा क्षेत्र में मैं गया। ये वही जगह जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को उनकी माता जी के लिए अपशब्द कहे गए थे राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान। ये समझने के लिए मैंने ये यात्रा की, जानने के लिए कि प्रधानमंत्री मोदी का उनका मान सम्मान और अपमान की ये राजनीति कहाँ तक पहुँची है और उस घटना का कितना असर चुनावों पर पड़ने वाला है। क्या पूरी तरीके से पोलराइजेशन हो गया है हिंदू बनाम मुस्लिम का, या एंटी पोलराइजेशन हो गया है मुसलमानों के खिलाफ? इन तमाम मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन शर्त वही है, रात 11 बजे तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। और स्टोरी नंबर 2, आज बात करेंगे देश की बेटियों की, जिन्होंने हम सबका सीना फक्र से चौड़ा कर दिया। लेकिन इन बेटियों की कहानी बहुत ही ज़्यादा मेहनतकश बच्चियां हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हम्बल बैकग्राउंड से निकलकर इन्होंने भारत को इतना बड़ा विश्व कप दिलाया। भारत के लिए 2025 का ये मोमेंट वैसा ही है जैसे 1983 में जब कपिल देव की टीम ने वर्ल्ड कप जिताया था, जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी। इन बच्चियों की कहानी को आपको विस्तार से दिखाऊंगा, लेकिन ये बच्चियों की कहानी कैसे अब बिहार चुनावों में बड़ा मुद्दा बन गई है, कैसे बिहार चुनावों में इस जीत के बहाने राजनीति की जा रही है, उस पर हम बात करेंगे। शर्त वही, रात 11 बजे तक मेरे साथ रहिएगा। और आखिर में आज तीसरी स्टोरी होगी। कल जब हम लोग इसी वक्त मिलेंगे इस शो के साथ, तब तक पहले चरण का मतदान, जो चुनाव प्रचार है, माफ़ करिएगा, वो खत्म हो चुका होगा पहली 121 सीटों पर। लेकिन आज चुनाव पूरे शबाब पर रहा। आज पीएम मोदी भी थे, योगी भी थे, प्रियंका भी थी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, योगी आदित्यनाथ थे, अखिलेश यादव थे, और खूब बयानबाजी हुई, एक दूसरे पर खूब कटाक्ष किए गए। योगी ने तो अप्पू टप्पू पप्पू की बात कर दी और एक साथ हमला किया कांग्रेस, सपा और आरजेडी के तीनों बड़े नेताओं पर। क्या है पूरा मामला, किस तरह बिहार की सियासत नई करवट ले रही है, उस पर नज़र डालेंगे इस पूरे चुनावी कैंपेन के दौरान, खास तौर पे जो पहले चरण के लिए हुआ है। लेकिन आगे बढ़े, आइए विस्तार से बात करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इसी बड़ी स्टोरी की कि बिहार के पहले चरण के लिए, यानी 121 सीटों के लिए, जिसपे 6 नवंबर को मतदान होना है, उसमें कल शाम 4 नवंबर को शाम को 6 बजे तक चुनाव प्रचार का काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बीच में तमाम दिग्गज पहले चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 243 कुल सीटें हैं। 121 सीटों पर कौन बाजी मारने वाला है पहले चरण में, और दूसरा चरण 11 नवंबर तक के लिए फिर किसकी कैसी तैयारी है, उस पर भी नज़र डालेंगे। सबके अपने अपने जीत के दावे हैं। प्रधानमंत्री मोदी, योगी, जेपी नड्डा साहब, बीजेपी के तमाम बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी ने कमान संभाली हुई है। लालू यादव ने भी रोड शो किया आज, राबड़ी देवी भी इंटरव्यूज़ दे रही हैं, और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो कैंपेन कर ही रहे हैं। इन सब के बीच में जो चुनावी तिलिस्म है, वो लगभग अब पहले फेज़ का पूरा होता नज़र आ रहा है। आइए स्टोरी पर नज़र डालते हैं और जानते हैं ग्राउंड पे बिहार में असली तस्वीर क्या दिख रही है। ये बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव का मैजिक बोर्ड है। पहले चरण की सभी 121 सीटों पर हार जीत का नतीजा इसी बोर्ड से तय होने वाला है। बिहार में चल रहे चुनाव प्रचार में कट्टा, कनपटी, नक्सल, घुसपैठिया, साजिश और पाकिस्तान जैसे शब्द ट्रेंड कर रहे हैं। मुकामा, जंगल राज, गोलीबारी, भाषा, कब्जा, अपमान, लुटेरे और मुंगेरी लाल बिहार में पहले चरण के चुनाव में प्रचार का कीवर्ड बन गए हैं। बिहार की 121 सीटों पर जीत का तिलिस्म इन्हीं 14 शब्दों में कैद है। क्या 121 सीटों पर जीत वाले इस तिलिस्म की चाबी
5 पार्टियों वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की मुट्ठी में है। सहरसा की चुनावी रैली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान देखिए। अपना जो पहला वोट डालेंगे ना, वो सरकार बनाने वाला वोट चाहिए। करेंगे और एनडीए की सरकार बनने वाली है। पहले चरण के लिए वोटिंग बेशक 6 नवंबर को है, लेकिन नेताओं के बयान में 121 सीटों पर नतीजों के रुझान अभी से दिखाई देने लगे हैं। 7 पार्टियों वाले महागठबंधन की अगुवाई कर रही आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, उसे गौर से सुनिए। लालू जी, महागठबंधन की सरकार बन रही है। कब बन रही है? महागठबंधन की सरकार बन रही है। दानापुर चारों तरफ, दियारा से लेकर दानापुर सब फैला हमारी सरकार बन रही है। गठबंधन के तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों के लिए प्रचार आखिरी दौर में पहुंच चुका है। 4 नवंबर को शाम 5 बजे इन 121 सीटों के लिए प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। कोई नेता रोड शो नहीं कर पाएगा, कोई नेता रैली भी नहीं कर पाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे पहले ही 40 सीटों वाला प्लान लॉन्च कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 2 रैलियां की। मोदी की पहली रैली सीमांचल से सटे कोसी क्षेत्र के सहरसा में थी और दूसरी रैली सीमांचल के कटिहार में। कहने को ये 2 रैलियां हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने रैलियों से एनडीए के लिए एक साथ कई सीटों पर जीत की हवा बनाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री की कटिहार रैली का असर सीमांचल की 24 सीटों पर पड़ सकता है और सहरसा रैली आसपास की 15 सीटों पर असर डाल सकती है। यानी तीर निशाने पर लगा तो करीब करीब 35 से 40 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। इसका कॉन्फिडेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से झलकता है। सहरसा की रैली में मोदी ने सीधे सीधे बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा कर दिया। बहुत सारे मेरे नौजवान बेटे बेटियां हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं। मैंने जब जीवन में पहली बार वोट डाला था तो मेरे मन में एक इच्छा थी कि मेरा वोट फेल नहीं जाना चाहिए। हवा का रुख देखूंगा और मेरे वोट से सरकार बने, ऐसा मैंने पहला जब वोट डाला तब सोचा था। और मेरी वो खुशी रही कि मैं सफल हो गया। प्रधानमंत्री जिस कॉन्फिडेंस से ये बात कह रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? आखिर वो कौन सा फैक्टर है जिसके दम पर प्रधानमंत्री सीधे सीधे जीत की बात कह रहे हैं? आपको पहले ये बता देते हैं कि जिन 121 सीटों पर पहले फेज का चुनाव हो रहा है, उनमें कितनी सीटें किस क्षेत्र में हैं। पहले चरण में अंग क्षेत्र में 11, भोजपुर में 35, मगध क्षेत्र में 21, मिथिलांचल में 35, तिरहुत क्षेत्र की 19 सीटें। 2020 के विधानसभा चुनाव में इनमें से अंग, मगध और तिरहुत क्षेत्र में काफी टफ फाइट थी। 11 सीट वाले अंग में बीजेपी को 6 और महागठबंधन को 5 सीट मिली थी। 21 सीट वाले मगध में एनडीए को 11 और महागठबंधन को 10 सीट मिली थी, जबकि 19 सीट वाले तिरहुत में एनडीए को 10 और महागठबंधन को 9 सीट मिली थी। मुकाबला इस बार भी कड़ा है, इसलिए प्रधानमंत्री जंगल राज की याद दिला रहे हैं। आरजेडी और कांग्रेस की डिक्शनरी में क्या शब्द है, क्या भावनाएं भरी पड़ी है, क्या आदतें जुड़ी हुई है। आरजेडी और कांग्रेस, इनकी डिक्शनरी में कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, कुशासन और करप्शन ऐसे ही शब्द भरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री ने 5K में कट्टे का जिक्र पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इस बार सहरसा में उन्होंने इसी कट्टे को लेकर महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव पर अब तक का
सबसे तीखा हमला बोल दिया। साथियों, कांग्रेस ने छठ महापर्व को जिस प्रकार ड्रामा बताया, उसके पीछे भी एक बहुत गहरा राज है। दरअसल कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आरजेडी का नेता मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बने। पिछले कई महीनों से वो ऐसा माहौल बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। प्रधानमंत्री ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तरफ छठ का गौरवगान कर लोगों से भावनात्मक तौर पर जुड़ाव महसूस कराया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी के बीच अंदर खाने अदावत का इशारा भी कर दिया। इसके बाद महागठबंधन के सारे नेता हमलावर हो गए। ये देखो, ये सब झूठ है, उनको दूसरा कुछ बोलने के लिए नहीं है। मैं उसका उत्तर आज मध्य प्रदेश बिहार में दूंगा, और वो जो कह रहे हैं ये सब झूठ है। कोई बंदूक लेके तुम्हारे को चीफ मिनिस्टर बनाओ कहता भी नहीं और कहेगा भी नहीं। देखिए, बिहार का दुर्भाग्य ही है ना, और इस भारत का दुर्भाग्य है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला है। कट्टा चल रहा है मोकामा में, मंच से प्रधानमंत्री जी की बिहार को लेके और बिहार के युवाओं के लिए क्या सोच है, ये उनकी सोच को दर्शाता है। जिसकी जैसी सोच है उसकी वैसी भावना है, और वैसे ही कहते हैं वैसे ही करते हैं। चिराग पासवान, हो सकता है कि औरों को गठबंधन में जोड़ने के लिए उन्होंने कट्टा जो है जोड़ लगाया हो। खैर, हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भाषा सुनिए। आज तक हम किसी प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा हम लोगों ने नहीं देखी है। कट्टे की बात करना, गुजरात में जाएंगे तो फैक्ट्री की बात करेंगे, सेमीकंडक्टर फैक्ट्री की बात करेंगे, आईटी पार्क की बात करेंगे, डेटा सेंटर की बात करेंगे। अब बिहार आएंगे तो कट्टे की बात करेंगे। सबसे पहली बात तो प्रधानमंत्री जी की ये भाषा नहीं होनी चाहिए। ये तो किसी बिल्कुल देसी गुंडे की भाषा समझ में आती है। प्रधानमंत्री महागठबंधन पर छठ महापर्व के अपमान का आरोप पहले भी लगा चुके हैं। कांग्रेस समेत महागठबंधन के तमाम नेता इसका जवाब पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इस बार मोर्चा संभाला कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो समय है वो काम करने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए। रोजगार दिलवाने में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बेरोजगार हो ना तुम, बेरोजगार हो ना, पढ़े लिखे भी होगे, पढ़े लिखे हो लेकिन बेरोजगार हो। तो प्रधानमंत्री जी का जो समय है वो रोजगार दिलवाने में, विकास लाने में, बड़े बड़े उद्योगों को लगवाने में लगना चाहिए। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दें और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। विधानसभा चुनाव में हार जीत का हिसाब किताब महागठबंधन की तरफ से भी लगाया जा रहा है। एक गणित ऐसा है जो महागठबंधन के खेमे में सिर्फ पहले चरण की 121 सीटों को लेकर ही नहीं, दूसरे चरण की बाकी बची 122 सीटों को लेकर भी उम्मीद की किरण पहुंचा रहा है। वो गणित क्या है, आपको दिखाते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 125 सीट मिली थी। उसे टोटल 1,57,02,650 वोट मिले थे। उसका वोट परसेंट 37.26% रहा था, जबकि उससे पूरे 15 सीट कम यानी 110 सीट पाने वाले महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले थे और उसका वोट परसेंट 37.23% रहा था। इन दोनों आंकड़ों को अगर देखें तो साफ हो जाता है कि महागठबंधन को हर विधानसभा सीट पर एनडीए के मुकाबले औसतन 46 वोट कम मिले थे। इन्हीं 46 वोटों की वजह से वो सत्ता से बाहर है। महागठबंधन को लग रहा है कि वो इस बार ये स्थिति बदल सकती है। इसी दम पर तेजस्वी ने मुख्यमंत्री पद पर अपने शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर दिया। हम लोगों की सरकार जो है
बनने जा रही है, महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 18 तारीख को शपथ होगा। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन मना करेगा। 14 तारीख को ये पेटकुनिये गिरेंगे और ऐसा गिरेंगे कि 2-4-10 दिन इनको उठ नहीं होगा। लेकिन जिस लालू के शासनकाल की बात पर बीजेपी के नेता ने तेजस्वी पर निशाना साधा, वो देर से ही सही लेकिन प्रचार के मैदान में उतर गए। गाड़ी में बैठकर जनसंपर्क किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने पोस्टर बैनर से उनकी तस्वीर गायब रहने की बात उठाकर नैरेटिव सेट कर दिया। अब आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में है, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है। एनडीए के नेता महागठबंधन पर दोहरा अटैक कर रहे हैं। एक तरफ जंगल राज, पाप और कट्टे जैसे शब्दों को हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बंटेंगे तो कटेंगे का वो नारा भी दोहरा रहे हैं जिसने महाराष्ट्र में बीजेपी को विनर बना दिया था। बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। भले ही पहले चरण में सिर्फ 121 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन एनडीए का फोकस पूरे 243 सीटों पर है, जिसमें सीमांचल की 24 सीट भी शामिल है। बीजेपी को लगता है कि ये नारा सीमांचल तक पहुंचा तो ध्रुवीकरण हो सकता है। हालांकि वहां तेजस्वी के चैलेंजर और भी हैं। तेजस्वी देख लिया तुम्हें, 8 साल का बच्चा देखकर बोल रहा है पतन साफ पतन साफ, मगर तुम तो आसमान पे उड़ रहे हो, तुम जमीन पे कहाँ आओगे तुम जमीन पे इंशाअल्लाह ताला। सीमांचल की जनता तुम्हें जमीन पर सुनाएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपने देखा किस तरीके से चुनावी माहौल आज पूरी तरीके से अपने उफान पे था, शबाब पे था, क्योंकि फर्स्ट फेज की जो कैंपेन का काम है वो कल शाम 6 बजे थमने वाला है। सब बड़े बड़े नेता यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त बिहार के अलग अलग इलाकों के दौरे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो मिथिलांचल के इलाके में पूरा एक तरीके से शानदार और जानदार तरीके से बड़ा कैंपेन किया है। आज भी योगी आदित्यनाथ की 4 रैलियाँ थी, और उस रैली में, क्योंकि आज यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी कैंपेन किया और वो शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के इलाके रघुनाथपुर में जाके उनके लिए प्रचार कर रहे थे, तो योगी आदित्यनाथ ने मौका नहीं छोड़ा तीनों को, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को एक साथ निशाने पर लेने का, और तीनों की तुलना गांधी जी के 3 बंदरों से कर दी, जिनको दिखाई नहीं देता था, जो सुन नहीं सकते थे, जो बोल नहीं सकते थे। क्यों कहा तीनों को अप्पू टप्पू पप्पू, और किस अंदाज में कहा, आइए सुनते हैं योगी की जुबानी। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता,
पप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। राजनीति उफान पर है, बयानबाजी चल रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और भाषा का इस्तेमाल तो माशाल्लाह। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। आपको याद होगा जब बिहार में कैंपेन का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, उसके पहले राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे थे। बिहार की उन्होंने करीब 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज उस दिनों में कवर की थी और SIR को बड़ा मुद्दा बनाया था कि वोट काटा जा रहा है, चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। उस दौरान राहुल गांधी के मंच से एक जगह पर जिसका नाम जाले है विधानसभा, उस जगह से एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री की माता जी के लिए, स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल कर दिया था। वो व्यक्ति तो पकड़ा गया, जेल में है, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, क्योंकि वो एक मुसलमान समाज से आता था, उस लड़के को लेकर बहुत तरीके से बीजेपी ने और बीजेपी के सहयोगियों ने कांग्रेस और RJD को घेरा और चुनाव में एक तरीके से हावी होने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो हैं वो जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल एक अल्पसंख्यक समाज के लड़के से करवा रहे हैं। चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की गई। इन द मीन टाइम यहाँ पर चुनाव अनाउंस हो गया। कांग्रेस उस सीट से पिछली बार अपना एक मुस्लिम उम्मीदवार लड़ा चुकी थी। इस बार भी माना जा रहा था कि उस सीट पर, जाले पर मुसलमान उम्मीदवार होगा, क्योंकि वहाँ पर करीब 28 से 30% मुस्लिम वोटर कहा जाता है। लेकिन कांग्रेस ने इन मौके पर अपना उम्मीदवार बदल दिया और वहाँ से एक ब्राह्मण ऋषि मिश्रा को लड़ा दिया जो RJD में हुआ करते थे। हालांकि पहले कांग्रेसी हैं, लेकिन एन मौके पर कांग्रेस ने उनको अपने यहाँ शामिल कर टिकट पकड़ा दिया। अब मैंने आज जाले गया, मैं दरभंगा से, यहाँ से करीब 3.5-4 घंटे की दूरी पे है पटना से, वहाँ जाके जानने की कोशिश की कि आखिरकार जो मुद्दा उठाया गया था पोलराइजेशन का, हिंदू बना मुसलमान का, जाले में जिस तरह की बात की गई थी, उसका जाले के लोगों पर कितना असर हो रहा है। क्या वहाँ पर मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ या कांग्रेस ने मुसलमान उम्मीदवार नहीं देकर चीज़ों को बैलेंस कर लिया है। ये ग्राउंड रिपोर्ट जाले से मैं लेकर आया हूँ, ज़रूर देखिए और समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी के मान सम्मान और अपमान का ये जो चुनावी नारा था, जो छेड़ा गया आज से करीब 2 महीने पहले, उसका कितना असर आज ज़मीन पर दिखता है। तो मैं जाले के आवाम के सामने ये बात रखना चाह रहा हूँ कि आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष, मशहूर शायर अर्दिल अजीज जनाब इमरान प्रताप गढ़ी जी और उनके साथ VIP पार्टी के प्रमुख। इस चुनावी माहौल में NDTV का कवरेज आज जाले विधानसभा पहुंचा है। जाले विधानसभा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इसकी 2 वजह हैं। पहली तो ये कि यहाँ पर कांग्रेस ने अपने जिस उम्मीदवार को उतारा है, ऋषि मिश्रा को, वो ऋषि मिश्रा टिकट मिलने के 1 घंटे पहले तक राष्ट्रीय जनता दल में थे और उसके 5 साल पहले वो जदयू से चुनाव लड़े, एक बार चुनाव हारे, एक बार चुनाव जीते। वो ऋषि मिश्रा अब कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पर कहानी यही नहीं खत्म होती है, कहानी इसके आगे भी है। जाले विधानसभा वो सीट है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए, उनकी माता जी के लिए पहली बार गाली दी गई थी इस मंच पे, जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार जिसको पिछली बार लड़ाया था उसको बदल के एक ब्राह्मण उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार दिया। बिहार की जाले विधानसभा में जैसा मंच 3 नवंबर 2025 को कांग्रेस के समर्थन में लगा, 28 अगस्त 2025 को ठीक ऐसा ही मंच लगाया गया था। तब तेजस्वी और राहुल की वोटर अधिकार यात्रा के लिए मंच बना और अब जाले विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थन। कांग्रेस के ये आपकी जाले विधानसभा तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान चर्चा में आ गई थी, जब कांग्रेस के मंच पे किसी वक्त व्यक्ति ने, लड़के ने आके गालियां दे दी थी प्रधानमंत्री मोदी की माता जी को। तो उसके बाद कांग्रेस ने मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया जो कि पिछली बार बनाया था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई कांग्रेस का उम्मीदवार है ना आखिर मैदान में। हम लोग कांग्रेस भी है, कांग्रेस को वोट लेने जा रहे हैं। पार्टी क्या है नहीं है उसको हम लोग नहीं समझते। पार्टी कांग्रेस पार्टी करते हैं, कांग्रेस पार्टी में जिसके भी टिकट मिला उसका हम समर्थक है। VIP पार्टी का समर्थन है ना, अरे बोलिए ना। हम लोगों के साथ जो किया गया, हमारे मंत्री जी को जो मंत्री पद से हटाया गया और हमारा विधायक को खरीदा गया, उसका हम लोग बदला लेंगे। मतलब पूरा जाले का एक निशान समाज बदला लेने के लिए तैयार है। बड़ा एंगल जो है इस कहानी का वो ये है कि कांग्रेस ने पिछली बार यहाँ से मशहूर उस्मानी को चुनाव लड़वाया था।
जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। कहा जाता था प्रियंका गांधी के कहने पर वो टिकट दिया गया, लेकिन उनको लड़ाने के बावजूद भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। पर इस बार मशकूर उस्मानी का टिकट इसलिए कट गया क्योंकि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐन मौके पे किसी लड़के ने आके प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के लिए अपशब्द कहे और उसके बाद से चुनावी परिस्थितियां ऐसी हुई कि कांग्रेस को ऐन मौके पे एक नॉन मुस्लिम को, एक ब्राह्मण को अपना उम्मीदवार बनाना पड़ा। अब जाले में मां के अपमान का जो रियलिटी टेस्ट है, उसमें दो नए किरदारों की एंट्री होती है। पहला मुसलमान की जगह मल्लाह, जिसको लोगों के बीच ले जा रहा है वो वीडियो जिसमें राहुल गांधी वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश सहनी के साथ तालाब में कूदते हैं और मछली पकड़ते हैं। मतलब जो काम मल्लाह करते हैं। और दूसरा है मशकूर, जिसका टिकट कट गया, बदले में एक हिंदू ब्राह्मण ऋषि को प्रत्याशी बनाया गया। और मशकूर अब इसी जाले विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी की तरफ ताल ठोक रहे हैं। ये बताइए कि आखिरकार कांग्रेस ने आपको क्यों ड्रॉप किया? क्या ऋषि मिश्रा को क्यों टिकट दिया, जबकि यहाँ पर 20-22% मुसलमान वोटर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? नहीं, यहाँ पर लगभग 30% मुसलमान 30% वोटर है। लीजिए। और मुझे ड्रॉप नहीं किया है, मैं ही बताना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत मुझे मेरे टिकट को किसी और को बेच दिया गया। और पार्टी पैसे टिकट निश्चित तौर पे पार्टी में पैसे ले जा रहे हैं जो बिचौलिए नेता हैं, ठीक है, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ इस बात को, और सच्चाई को खुल के बोलना चाहिए। कांग्रेस के नेता कि दिल्ली कांग्रेस के? नहीं, बिहार कांग्रेस के नेता, ठीक है, जिन्होंने पूरे टिकट का कारोबार किया। आपने देखा ना, जो व्यक्ति बीजेपी में है, रात में सुबह उसको कांग्रेस का टिकट मिल गया। कांग्रेस के बागी उम्मीदवार का आरोप है कि पार्टी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। कांग्रेस बीजेपी की तरह सोच रही है और वो प्रत्याशी उतार रही है जो बीजेपी की तरह सोचते हैं और राजनीति करते हैं। महागठबंधन के प्रत्याशी जो हैं ऋषि मिश्रा इस वक्त हमारे साथ हैं। ऋषि जी, आप राजनीतिक विरासत आपकी है, आप खुद विधायक रह चुके हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी सब इस इलाके से जुड़े रहे हैं। आपका टिकट ऐन मौके पे हुआ, बिल्कुल आखिरी पलों में आपका टिकट हुआ, कुछ घंटे आगे पीछे होता तो कट जाता, ये कैसे संभव हुआ? आज तक मुझे भी नहीं पता चला। एक्चुअली क्या है, मैं राष्ट्रीय जनता दल से सिंबल चाहता था, लेकिन 17 को लास्ट डे मुझे फोन आता है 8 बजे कि आपको जाके सिंबल मिल रहा है, कांग्रेस का मिल रहा है, फाइल करना है। पहले ही विवादों में आ गई थी, जब आप आरजेडी में थे, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, तो जाले में वो घटना घटी जब प्रधानमंत्री मोदी की माता जी के बारे में अपशब्द कहे गए और नदीम यहाँ पे व्यक्ति टिकट मांग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस मुसलमान को उतारेगी। नहीं, ऐसा है, जिस व्यक्ति ने गाली दी थी वो व्यक्ति आज जेल में है और ही इज मेंटली सिक। वो व्यक्ति पे पहले भी केसेस हैं, इसलिए कांग्रेस से उसका कोई लेना देना नहीं है जिस व्यक्ति ने दी थी। और दूसरी बात है, सिर्फ मोदी जी की माँ नहीं है, सबकी माँ है, सबकी माँ का सम्मान होना चाहिए। आपको कि जीवेश कुमार जो नकली व्यक्ति है, नकली दवाई बनाता है, नकली बेटा है जाले का, मेरी माँ पे पहुंच गया है। वो आज के दिन में बोलता है कांग्रेस पार्टी को कोई और माँ का बेटा नहीं मिला। मेरी माँ नहीं है, जाले की माँ नहीं है, सिर्फ उनकी माँ है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। पिछली बार यहाँ से मुस्लिम को उतारा, मशकूर को उतारा, और इस बार वो इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। आपको लग रहा है कि मुस्लिम आपको वोट करेगा? यहाँ पे मशकूर MIM भी लड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां 30% मुस्लिम मतदाता है, वहां पर ऋषि मिश्रा को टिकट देना कांग्रेस की मजबूरी समझ में आती है। लेकिन पार्टी ने मुस्लिम वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी के कार्यक्रम लगाए हैं। सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। और वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये कुमरौली की तारीखी सरजमीन है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में यह बताया जाता है कि कुमरौली में तो परिंदे भी पढ़े लिखे होते हैं। ये दानिश्वर लोगों का गांव है। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार,
तैयार रहना अगली लाइन के लिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार लोग हैं बिहार के, बस चाय का नाम ले लीजिए इनको स्वाद आ जाता है। राजनीति की रैली में मुशायरे के लिए बेचैनी दिख सकती है, लेकिन महागठबंधन के सामने यक्ष प्रश्न यही है कि मुस्लिम जब अपनी आबादी के अनुपात में प्रत्याशी के आंकड़े गिनाएंगे तो महागठबंधन या कांग्रेस गिनती कैसे पूरी करेगी। ये भी सुना मैंने कि ऋषि मिश्रा का टिकट एन मौके पे दिया आप लोगों ने, ये ऐसा क्यों किया उनके साथ? चुनाव में ऐसा बहुत बार होता है कि बहुत अंतिम समय में फैसले होते हैं और बहुत सारे समीकरण देखे जाते हैं। फाइनली ऋषि जी को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया। अंत भला तो सब भला। अभी तो अंत होना बाकी है, वोट पड़ने बाकी है, अंत भला ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ये बताइए, मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया, बड़ी संख्या में मुस्लिम है, मुस्लिम को आपने डिप्टी सीएम भी अनाउंस नहीं किया। देखिए, हम सारे समाजों को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। हमारे पास, कांग्रेस के पास जितनी सीटें हैं, हमने उसमें 17.70 यानी कि आबादी के हिसाब, जितनी आबादी है उतना रिप्रेजेंटेशन दिया है। हमारे सीएलपी शकील साहब हैं, सीएलपी बहुत बड़ी पोस्ट होती है किसी राज्य में, तो जो ये नैरेटिव बना रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, हो सकता है उनको रिप्रेजेंटेशन ना मिला हो व्यक्तिगत तौर पर, समाज को रिप्रेजेंटेशन मिला है और भविष्य में सरकार बनेगी तो सारे समाजों को डिप्टी सीएम में भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। एक आखिरी, यहाँ बहुत स्पष्ट है कि मां के सम्मान और अपमान की लड़ाई का मुद्दा कांग्रेस की डिक्शनरी में है, क्योंकि प्रियंका गांधी बिहार में इसे उठा रही हैं, लेकिन बीजेपी सम्मान और अपमान की लड़ाई को हिंदू बहुमत तक पहुंचा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अब वो घुसपैठ, शहाबुद्दीन ओसामा जैसे शब्दों से जनाब इमरान प्रतापगढ़ी पोलराइज कर रही है। उनके साथ गांव में टूटी से पानी इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि इंदिरा जी ने कुछ किया होगा। तुम्हारी सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कुछ गलत कर दिया होगा। हमेशा अतीत की बातें करते हैं। यहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस से उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में मुसलमान जो हैं वोटर हैं, करीब 22%। ऐसे में उनका वोट ना देना, उनको वोट ना देकर ब्राह्मण को वोट देना, ये कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए माना गया कि वो इस चुनाव को पोलराइज नहीं करना चाहती थी। क्या होगा, नतीजे तो 14 तारीख को पता लगेंगे। कैमरा सहयोगी मुकेश कुमार के साथ जाले से मैं सुमित अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।